नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने पुनः संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, म्यांमार से एनआईए ने सीआईए के जिस एजेंट मैथ्यू को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर तो बड़े विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं और साथ ही साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा है कि भारत उसको किसी ना किसी तरीके से रिहा कर दे और इसीलिए हमारे एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के लिए अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर भी पहुंचे हुए थे। अंजू जी, दिन प्रतिदिन और मिनट दर मिनट इस मामले में नए नए पेश निकल रहे हैं। हमने आपने इनके ऊपर एक शो किया। शो तो हम हर चौथे पांचवे करते हैं, लेकिन उसमें जिस बारीकी से लोगों ने देखा, एक एक शब्दों को सुना, एक एक शब्दों को, तो मुझे लगा कि वाकई आपका चैनल तो महान था ही। मेरे अंदर भी लोग ऐसी महानता देख रहे हैं कि मेरे एक एक शब्द का मूल्यांकन करते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं। तो आपको इसके लिए बधाई। और इस तरीके के जहां दर्शक और श्रोता हो तो कहना ही क्या है। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी मैं कोई विषय आपको भेजती हूँ तो आप उस पर राजी हो जाते हैं कि हाँ, इस पर बात करेंगे। और जब आप विचार रखते हैं सर, तो दर्शक तो सुनेंगे ना आपकी बात को। आप ऐसे परम विदुषी महिला के मंच पे कौन नहीं आना चाहेगा। लोग कितना प्रयास करते हैं और आप मुझे अवसर देती हैं। मेरा हृदय से आभार और आशीर्वाद जी। सर, अब तो मैथ्यू के बारे में बताइए कि क्या क्या विस्फोटक खुलासे उसको लेकर हो रहे हैं। देखिए, बड़े चौंकाने वाले हैं। दशकों से मैंने इस दिशा में काम किया है, लेकिन ऐसे बड़े कम अवसर आए कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का चालबाज और सीआईए और विदेशी एजेंसी का एजेंट आपने धरा हो। और ये अकेले नहीं चल रहा था, इसका गिरोह है। ये अकेले पकड़ा गया कोलकाता में और इसके 3 साथी यूक्रेनियंस पकड़े गए दिल्ली में और 3 पकड़े गए लखनऊ में। और अभी बताए जाते हैं कि 14 थे पूरे, अभी तो केवल 7 पकड़े गए, 7 अभी और हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेनियंस और भी नदारद हैं जो कि वहां पर एक गोरिल्ला ग्रुप बना रहे थे। इनका क्या अभिप्राय होगा, मैं आपको कालांतर में शो के दौरान उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये बताइए कि इसके पहले छोटे मोटे जासूस पकड़े गए, लोन वुल्फ पकड़े गए या 2-3 के गिरोह पकड़े गए, लेकिन 5 से ऊपर का मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई समूह पकड़ा गया हो हाल में। ये अगर निष्क्रिय हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसको अगर आप देखें, ये 46 साल का है। इसके संपर्क सूत्र आप देखिएगा, ये 46 साल का है, बॉल्टिमोर यूएसए का रहने वाला है और ये नॉर्थ ईस्ट में ड्रोन वेपन्स और नाना प्रकार के ये ड्रोन से नॉकडाउन कंडीशन में यूरोप से ला करके नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में इसका अभिप्राय क्या था। ये एक ग्लोबल मर्सिनरी है, भाड़े का किराए का फौजी जो ग्लोबल लेवल पे काम करता था। अब ये जाने वाले थे कहां, दुबई। ये दुबई जाने वाले थे कोलकाता से और दुबई से जाने वाले थे ये पोलैंड। अब ये वॉर्सो पोलैंड जाके करते क्या, सोचने की बात यह है। नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, दुबई, पोलैंड। तो 2-3 निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है कि आपकी जेबें इतनी गहरी हैं, जब चाहे जहां चाहे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें और खूब चलें। और इसके बाद अब देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी ऐसी तेजी से शुरू हो गई है कि अमेरिकी राजदूत गए हैं अजीत डोभाल एनएसए साहब से मिलने। इसके अलावा यूक्रेनियन सरकार ने भी इस पे बड़ी कि ये रूस जो है वो एक रोग स्टेट है। वो चाहता है कि 2 मित्र देश यानी यूक्रेन और भारत के बीच में एक बिखराव हो जाए, मतभेद पैदा हो जाए। तो अपने आदमियों के बारे में भरोसा नहीं कर रहा कि वो आखिर चोटे कर क्या रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, ड्रोन लेके वहां कहां कर गए थे, किसको आर्म कर रहे थे। लेकिन इसके पहले हम बात कर ले, जरा इनकी ही बात कर ले, मैथ्यूज की। ये इराक में 2009 में पकड़ा गया था और वहां पे कुर्दिश विद्रोहियों को ये ट्रेन कर रहा था। यह 48 घंटे जब रहा वहां पे तो अमेरिका ने इनको छुड़वाया इनको। उसके बाद 2010 में ये अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुआ। वहां से अमेरिका ने हवाई जहाज भेज के इनको बुलवाया, हवाई जहाज भेज करके। अमेरिका ने कभी वियतनाम में, कोरिया में और अन्य जगहों पे हवाई जहाज भेज करके अपने बंधकों को नहीं कहा कि तुम मरते हो तो मर जाओ, हवाई जहाज भेज के नहीं, कि इसको हवाई जहाज भेज करके वापस बुलवाया। और हिंदुस्तान में ये इतना जरूरी इसको समझा गया है, इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए। ये कभी अपने को कहता है कि मैं पत्रकार हूं, कभी ये कहता है कि मैं बाइकर हूं। न ये पत्रकार है न ये बाइकर है। और इसका जो संगठन है कि सोली सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, कि सारे विश्व में जहां कहीं एक गला घोटू सरकार होगी या
दमनकारी एक व्यवस्था होगी, शासन होगा, हम उनको फेंक देंगे। भाई है कौन आप? कहां से खुदाई खिदमतगार बॉल्टीमोर यूएस में पैदा हो गए और विश्व भर में आप घूम रहे हैं आपत्तिजनक चीजें लेकर के? आगे और जो चौंकाने वाले तथ्य कुछ घंटों में आए हैं वो आप देखिएगा तो आपको और मालूम पड़ेगा कि किन पादरियों से ये मिल रहा है। अरे भाई पादरी है तो आप अपना बाइबल की बातें कीजिए। आप वहां जाकर के बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों बांट रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में? आप ड्रोन क्यों बांट रहे हैं वहां जाकर के? अब उसके आगे हम चर्चा करेंगे इस चीज को। अब सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल ने भी एक वक्तव्य दिया है कि हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी जब प्राप्त हो जाएगी तब हम उसके बारे में कोई वक्तव्य देंगे। अब ये वकीलों से बात कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने 2 वकील करके 11 दिन की इनको एनआईए रिमांड कस्टडी रिमांड मिली। एनआईए तो इनको 15 दिन की मांग रही थी लेकिन 11 ही दिन की मिली। तो ये चीज दिखने वाली है कि चट मंगनी पट ब्याह, 2 बड़े वकील पटियाला हाउस कोर्ट पे खड़े हो गए और 15 दिन की जगह इनको 11 दिन की रिमांड मिली। बहरहाल अब आगे देखिएगा कि सीआईए में ये 2004 में गया था। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर 2004 से तो 21 साल से तो इसका सीआईए से सीधा संबंध ही है। 21 साल कोई कम नहीं होता, काफी सीनियोरिटी है इनकी। और इसके बाद ये मर्सिनरी से अपील करता है पूरे विश्व में कि तुम हमें ज्वाइन करो। इसका मतलब रिक्रूटमेंट का ये तरीका है इसका कि लोग आओ हमें ज्वाइन करो और भाड़े के हमारे पास दुनिया भर में काम है। इसके पहले ये लीबिया गया था, अफगानिस्तान गया था और उसके पहले ये जब इराक में गया था तो अमेरिका ने छुड़वाया ही था इसको। तो पूरे विश्व में जहां कहीं कोई आवश्यकता होती ये वहां रहता ही है। और ये अमेरिका के इंटरेस्ट को फर्दर कर रहा है, यूएसए के सारे इंटरेस्ट को ये आगे बढ़ा रहा है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि ये इन सभी देशों में गया, लीबिया गया, इराक गया, फिर अफगानिस्तान गया, यूक्रेन गया। सर ये जहां जहां गया वहां पर इसका मतलब ये है कि रिजीम चेंज करने के लिए ही अमेरिका ने इसको वहां भेजा और भारत में भी इसकी कुछ ऐसी मंशा थी? बिल्कुल, रिजीम चेंज करना और वहां पर पूरा एक तरीके से दुर्व्यवस्था को फैला देना। नॉर्थ ईस्ट में आपका समझती, मणिपुर में जो दुर्व्यवस्था हुई थी तो आपका समझती थी, जैसे ही आपने और हमने ये डिस्कस किया प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री से तुमने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री तिरुपति कब जाएंगे, प्रधानमंत्री बद्री केदार कब जाएंगे, प्रधानमंत्री प्रयागराज, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। ये तो जैसे लगता है कि हर चौथा सवाल प्रधानमंत्री। मणिपुर में क्यों ये इतने बेकरार थे प्रधानमंत्री को मौत के मुंह में झोंकने के लिए? क्योंकि इनका ताना बाना वहां बुन चुका था। अब आप आ जाइए, देख लीजिए कि ये जो एरिया इतना संवेदनशील कैसे हो गया है। आपने चिटगांव यानी बांग्लादेश, इसके बाद आप आ जाइए म्यांमार। म्यांमार से बिल्कुल लगा हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसमें मिजोरम और मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर, ये मिजोरम तो बिल्कुल लगा ही हुआ है। और मणिपुर में जितनी दुर्व्यवस्था फैली थी वहां पर मिलिट्री बेस तैयार करने का इनका पूरा प्लान था मणिपुर में। और भारत, चाइना और म्यांमार इनके ट्राई जंक्शन पर ये चाहते थे कि ऐसा विस्फोटक एक काम हो जाए कि एक वहां पर एक इंडिपेंडेंट सा एरिया, एक मिलिटराइज्ड जोन एक बने जिसमें कि इनका ही वर्चस्व ज्यादा रहे। और वहां पे एक बेस बनाने वाले थे। एक तरफ चीन को हैंडल करता अमेरिका यहां से, दूसरी तरफ भारत को करता और तीसरे म्यांमार को करता। तो आप समझ रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि चीन के ऊपर, भारत के ऊपर और म्यांमार। अब सीआईए की पुरानी आदत है, वो अपनी जेब से चवन्नी नहीं खर्च करता है। कहीं पर भी युद्ध करता है तो उसका एक तौर तरीका है ड्रग्स के जरिए करता है। अफगानिस्तान में भी ड्रग्स उगाए, वियतनाम में भी ड्रग्स के जरिए काम किया। और यहां भी बताया जाता है कि म्यांमार से जो अरबों खरबों रुपए के ड्रग्स आते हैं वो उसी से सीआईए के बहुतों की फंडिंग्स होती है। कोई अपनी जेब से या अमेरिकन टैक्स पेयर से ये सब नहीं आ रहा है। और इसके बाद जब आप जाइएगा तो वहां की म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उसके विरुद्ध ये यूएस बेस तैयार किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रोन कहां से आते थे? ड्रोन भारत से नहीं आते थे, जबकि भारत में ड्रोन बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये यूरोप से लाते थे जिससे कि पकड़े ना जाएं। अर्बन वॉरफेयर में ट्रेनिंग किसमें दे रहे थे? अर्बन वॉरफेयर में, स्ट्रीट फाइटिंग में और इस तरीके की क्लोज क्वार्टर बैटल में, और शॉर्ट रेंज वेपन्स का इस्तेमाल, लॉन्ग रेंज वेपन्स, और यहां तक कि स्नाइपर राइफल का भी इस्तेमाल की बात सामने प्रकाश में आई है। और आप कहते हैं मोदी जी कब मणिपुर जाएंगे? आप समझ रहे हैं किस तरीके की ट्रेनिंग अपने आपराधिक और शातिर दिमाग करके इन चरमपंथियों को आपने दी।
वहां पर बिल्कुल एक तरीके से दुर्व्यवस्था फैल चुकी है, आग लग चुकी है। कहते हैं अब प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? ये बेकरारी क्यों? ये कभी पूछना चाहूंगा कि मैं उन प्रवक्ता महोदय महोदयों से महोदयाओं से कि ये बेकरारी क्यों थी मोदी जी को मणिपुर भेजने की। और उसके बाद जब अर्बन वॉरफेयर और उसमें जो तौर तरीकों में बदलाव आया, तो उसके बाद के घटनाक्रम और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। और एथनिक ग्रुप्स की मदद करना, खासकर विशेषकर कुकियों की, जो कुकी ट्राइब्स हैं, उनकी मदद करना। और ये जितने लोग भी गए थे, चाहे यूक्रेनियन गए हो, चाहे ये मैथ्यू गया हो, जो एफआरओ का परमिट होता वो इन्होंने लिया नहीं। तो जिस तरीके का इन्होंने एक तरीके से हमारे कानून की धज्जियां उड़ा करके वहां मौजूद थे, मैं इस पे चाहूंगा कि हमारी एजेंसी जरा सतर्क हो जाए और इस तरीके की लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। एक तो इतनी दुर्व्यवस्था, जैसे कश्मीर में पहलगाम में आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी, नहीं बरती, परिणाम आपके सामने है कि दुर्घटना हो गई और हमारे कितने पर्यटक भाई, उनकी हत्या हो गई। इसी तरीके से यहां पर भी जब जानते हैं कि अति संवेदनशील स्थान है, तो इतनी बड़ी संख्या में विदेशियों को आने क्यों दिया जा रहा है? अगर आ रहे हैं तो उनके जो वांछित परिपत्र हैं उनकी निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? अब जो बातें मैं बता रहा हूं बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। ये मैथ्यू जो है एक पेस्टर से मिला, मतलब जो ईसाई मत के पादरी होते हैं, विलियम डेवलिन की कई वीडियो क्लिप्स भी हैं कि लिफ्ट में ये जा रहे हैं, लिफ्ट में ये बातचीत कर रहे हैं, लिफ्ट से निकल करके ये एक मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग से बाहर आकर के कह रहे हैं कि मीटिंग बड़ी अच्छी रही, और फंडिंग की भी बात कर रहे हैं। फंडिंग किस बात की? आप वहां जाकर के नॉर्थ ईस्ट में किससे फंडिंग ले रहे हैं? तो विदेशों से फंडिंग लेना मानव सहायता या मानवाधिकार संबंधित क्रियाकलापों में फंडिंग, दिखावा तो वही, मुखौटा तो वही रहता है, लेकिन मुखौटा अंजू जी वो रहता है कि मानव सेवा या सोशल वर्क के लिए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, और यहाँ के निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए। उसके अलावा ये मालूम पड़ा कि ये एक प्रचारक है, यूएस प्रीचर यूनाइटेड स्टेट्स का, डैनियल स्टीफन कोवी, नाम याद रखिएगा, डैनियल स्टीफन कोवी। ये महोदय जो हैं, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और ड्रोन मणिपुरी विद्रोहियों को दिए थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्रिश्चियन एक्टिविस्ट डैनियल स्टीफन कोवी, इनसे इनके संबंध है मैथ्यू के, और डैनियल स्टीफन कोवी ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ड्रोन्स मणिपुर रिबल्स को दिया। मतलब क्या है आपका? अगर यही हरकत इन्होंने यहां की होती उत्तर प्रदेश में, तो प्रीचर महोदय पहुंच गए होते दूसरे लोक में। पूछताछ करने के बाद हो सकता था इनकी गाड़ी वाड़ी पलट जाती। मैं जानना चाहूंगा कि इनका प्रीचर का क्या हुआ अब तक, क्या इनसे कोई पूछताछ हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि डैनियल स्टीफन कोवी और पास्टर विलियम डेवलिन से गहराई से पूछताछ की जाए। आपका क्या रिश्ता है मैथ्यू से? और मैथ्यू से आपकी ये चोंच से चोंच मिला कि आप लोग जो बात कर रहे हैं एलिवेटर में, मीटिंग में, फंडिंग में, तो फाइनेंशियल ट्रेल भी सामने आया है। जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं और फाइनेंशियल ट्रेल्स है, अंजू जी, इसका भी रास्ता सामने आया है। अब जब इसका रास्ता सामने आया है, तो कितना पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, इसके बारे में तो लेखा जोखा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अब आपके सामने कई चीजें सामने आई हैं। फाइनेंशियल ट्रेल, ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये डैनियल स्टीफन कॉर्नी जा रहा है, इसके अलावा ये पास्टर विलियम डेवलिन, इनका क्या रोल है, किस बिना पर ये हिंदुस्तान आए हैं, इनके संगी साथी क्या हैं, इनके कॉल डिटेल्स का पूरा खंगाला जाए। और मणिपुर में अगर इसने बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए हैं और इस तरीके के आपने ड्रोन्स दिए हैं, ये ड्रोन्स कहां से आए थे और क्या अब तक आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये मेरे सवाल हैं सुरक्षा एजेंसीज को। अगर है तो तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए, बृहद पूछताछ होनी चाहिए, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और इसके भागने के रास्ते सब कर दिए जाएं बंद। एक सवाल से दूसरा सवाल निकलेगा, इस तरह से सवाल किया जाएगा। अभी तो जिसको लेकर के अब यूक्रेन के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इतना इन्होंने हाय तौबा मचाई है कि हमारे नागरिकों के साथ जो है उनको काउंसुलर एक्सेस दिया जाए, इनके साथ कोई अमानवीय कृत्य न किया जाए। हमारे दोनों देशों के बीच में रूस जो है एक खलनायक का काम कर रहा है, हमारे ताल्लुकात खराब कर रहा है। तो ये बहुत चीजें एक साथ हुई है अंजू जी।
पिछले 24 घंटे में जितनी बातें आई हैं, इन 2 पादरियों का और पेस्टर का नाम आया है, इसको लेकर के मैं समझता हूं कि आपका जो ये टॉपिक है, ये कम से कम 7 दिन इसमें और लगेगा इसकी तह तक पहुंचने में। सर, आप सही कह रहे हैं कि ये जो पैस्टर है, एक ये विलियम है और ये जो डेनियल है, ये सर जो सिर जोड़कर बातें कर रहे हैं और फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये कन्वर्जन रैकेट चलाते हैं सर वहां पर। सबसे ज्यादा कन्वर्जन वहां पर हुआ है। लड़ाई जो है सर कुकी जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं वहां के ट्राइबल वो है और दूसरे मैती समुदाय के लोग हैं, उनके बीच तो आप देखिए किस तरह का खूनी संघर्ष होता है। और तब हैरानी भी होती है कि इनके पास ऐसे हथियार कुकी समुदाय के लोगों के पास कहां से आए। और आपने जैसे बताया कि इनका मकसद ही कुकी लोगों को ट्रेनिंग देना था, अत्याधुनिक हथियार देना था, ड्रोन देना था। तो सर जो अब तक वहां पर मिजोरम में हुआ है पिछले इतने दिनों में, वो सबके पीछे तो यही लोग हुए ना फिर। अंजू जी, धर्म परिवर्तन कराना तो एक शांतिप्रिय काम होता है, इस वर्गलाने का काम होता है, धन देके होता है। मैंने आज तक धर्म परिवर्तन ऐसे कभी नहीं देखा कि ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट दे करके और अर्बन वॉरफेयर सिखा के धर्म परिवर्तन कराना, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं थ्रू आउट क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स का ही पढ़ा हूं, मेरे बच्चे भी वहां पढ़े हैं, लेकिन ये शिक्षा कभी हमको किसी ने दी, ना हमारे बच्चों को किसी ने दी। वहां पर हमें क्या लगता है कि ये धर्म परिवर्तन एक पार्ट है लार्जर गेम प्लान का, और पिक्चर की जो लार्जर पिक्चर है, धर्म परिवर्तन उसका एक छोटा सा भाग है। और उसकी आड़ में ये हथियार दे करके कुकीज को और इस तरीके के मासूम लोगों को भारत विरोधी गतिविधियों में खींचना है, अमेरिका का एक बेस बनवाना है, क्योंकि वहां CIA की मौजूदगी का होना, मैथ्यू ऐसे चरमपंथी का होना, इस तरीके के भाड़े के सैनिकों का होना यूक्रेन से। यूक्रेन को कहा जाता है एक तरीके से व्हाइट पाकिस्तान, कि एक गोरा पाकिस्तान है, जो हरकतें मवालीगिरी, चोट्टेपने की, उठाईगिरी की पाकिस्तान करता है, वही यूरोप में यूक्रेन करता है। ये शोहरत आम है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब शोहरत आम अगर है तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होंगे। अगर कुछ कारण है तो उन कारणों के पीछे ये देखा जाए, अगर यूक्रेनियंस यहाँ आए हैं और 14 बताए जाते हैं और उसके अलावा हजारों की तादाद में और आए हैं, ये चिंता का विषय है और इसका अनावरण होना ही चाहिए। लेकिन जो ताना बना है कि 4 टीयर्स में इनका आना, इस तरीके से ड्रोन्स का लाना, मणिपुर के जो चरमपंथी है उनको ये उपलब्ध कराना, कुकीज को अर्बन वॉरफेयर में ट्रेन करना, ये धर्म परिवर्तन मात्र एक उद्देश्य नहीं है। धर्म परिवर्तन एक छोटा सा, एक शॉर्ट टर्म उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत कुछ और है। सर धर्म परिवर्तन की आड़ में ही ये पूरा खेल खेला जा रहा था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सर एक चीज और है, आप अभी हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, जैसे ये पकड़ा गया जब ये मैथ्यू, उसके बाद आप देखिए कि सर जोगोर दौड़कर पहुंचते हैं NSA से मिलने के लिए। फिर अचानक से वो जो तुलसी गेबार्ड है, इनकी इंटेलिजेंस मिनिस्टर अमेरिका की, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि 2035 तक पाकिस्तान इतना शक्तिशाली बन जाएगा चीन की मदद से कि अमेरिका को ठोक सकता है परमाणु हथियार से। यानी कि अब उनके निशाने पर पाकिस्तान भी आ गया है। ये चीजें आपको कुछ आपस में मिली जुली नहीं लगती हैं? ये एक सेट पैटर्न की तरफ है। गंतव्य एक ही है और गंतव्य के रास्ते में पहला स्टेशन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। एक स्टेशन पहले था, वो इन्होंने, इजराइल ने निपटा दिया, गजा वाला। और दूसरा स्टेशन आया है ईरान और तीसरा स्टेशन है पाकिस्तान। यह मान के चलिए कि विश्व में जब कभी अगला विप्लव होगा, उसका ईपी सेंटर पाकिस्तान ही होगा। तुलसी गबर्ड ने कोई गलत बात नहीं कही है। आप मान के चलिए, चरमपंथी गतिविधियां होती 770 चरमपंथियों में, अगर 750 एक बिरादरी के हैं और उन एक बिरादरी में सारे 99% पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो तुलसी गबार्ड की बातों में बहुत ही तार्किक बल है, जो कह रही है कि 2035 तक पाकिस्तान को वो इतना सशक्त कर देगा चीन कि वो किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान उनके रडार में और उनके क्रॉसवायर में आ जाए, और जब भी मौका मिले पाकिस्तान की पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दे, न्यूक्लियर पावर को और सैन्य शक्ति को। सर अब जब बैकडोर टॉक्स चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उनके मीडिया की तरफ से, तो आपको लगता है कि भारत इस मैथ्यू को आसानी से छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इतनी ज्यादा समस्याएं नॉर्थ ईस्ट में हुई, मणिपुर में हुई, और उसका ताना बाना मैथ्यू के जरिए CIA, ये एक बहुत बड़ा असर है। क्या अमेरिका ने डेविड कोलमैन हेडली को छोड़ दिया? क्या अमेरिका ने डेविड कोलमैन हेडली को लेकर के हमको बातचीत करने का मौका दिया? नहीं दिया। इसी तरह से निखिल गुप्ता को लेकर के उन्होंने पता नहीं कौन कौन से आरोप भारत के ऊपर लगाए हैं। तो ठीक है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करें, भारत अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा।
लेने देने की बात तो उसी दिन समाप्त हो गई जब डेविड कोलमैन हेडली, भारत का शत्रु नंबर 1, उसको भारत को नहीं सौंपा गया। सर, हमारे देश में पिछली सरकारों के वक्त में एक ऐसा टाइम भी था जब 2010 में 25 खूंखार आतंकवादियों को सद्भावना के नाम पर छोड़ दिया गया था। ये सारे पाकिस्तानी थे सर। इनको वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया था कि सद्भावना होगी, और ये सब कुछ 2010 में तब हुआ था जब 26/11 आतंकवादी हमले को सिर्फ 18 महीने हुए थे। बदले में एक भी भारतीय कैदी को पाकिस्तान ने रिहा नहीं किया था। तो आपको लगता है कि शायद पहले ऐसा होता रहा हो गुपचुप तरीके से, इसीलिए अमेरिका को लग रहा हो कि इस बार भी बैकडोर टॉक से मैथ्यू को रिहा करवाया जा सकता है, जैसे वो बाकी देशों में करता रहा अपनी दादागिरी दिखाकर? पाकिस्तान परस्ती और तुष्टीकरण, ये एक सिक्के के दो पहलू थे पिछली सरकार के। वो कोई मौका चूकते नहीं थे तुष्टीकरण का और पाकिस्तान के चरण चापन करने में। वो कुछ भी कर सकते थे क्योंकि उनकी तुष्टीकरण। 26/11 इतना बड़ा आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, और जब किसी ने पूछा, ओबामा ने पूछा कि आपने इसके जो प्रति उत्तर क्यों नहीं दिया, तो ओबामा की किताब में ये लिखा है, इन्होंने यही कहा कि अगर हम देते तो इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल जाता। तो आप छोटे मोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए आपने देश के हित को भी आपने तिलांजलि दे दी और उसको रसातल में डाल दिया आपने राष्ट्रहित को। अब ऐसे लोगों को अब कौन सी सद्भावना आपको मिली, कौन सा लाभ मिला आपको, कौन सा ऐसा आपको कूटनीतिक कामयाबी मिली इन लोगों को छोड़ने से? टू द कॉन्ट्री यही होता है। आप सांप को जितना भी दूध पिलाएं वो दूध जहर बनेगा और अंततोगत्वा सांप हम ही को डसेगा। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये कार्य था, क्योंकि आज तक ये दो बातें, पाकिस्तान परस्ती और तुष्टीकरण, ये समझते हैं कि इनका वोट बैंक इससे मजबूत होगा। तो कई जगह मैंने देखा इन राजनेताओं के यहाँ, जब आप जाइएगा, कभी मौका मिला था तो आपको इनके यहाँ जैसे कोई सेरेमनी हो रही है या कोई एंगेजमेंट हो रहा है, तो वहां पाकिस्तानी फिल्मों के, हमारी फिल्मों के गीत नहीं सुनाई पड़ेंगे आपको, वहां आपके पाकिस्तानी फिल्मों के गाने, क्योंकि वो भी एक तरीका है दिखाने का कि हम बहुत पाकिस्तान प्रेमी हैं। तो गुलाम अली की गजलें चलती रहेंगी। हमारे यहाँ तो गजल गाने वाले हैं नहीं, हमारे यहाँ तो गजल गाने, तो गुलाम अली की गजल चलती रहेंगी, आबिदा परवीन के जो हैं कलाम वो चलते रहेंगे। इसके अलावा लेडीज जो हैं, सुना है कि वहां पाकिस्तान के जो सलवार सूट होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, लाख अच्छे हों, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान से अच्छे होंगे। और बड़े शौक से वहां की लेडीज कहती थी ये पाकिस्तान के सूट देखिए, सलवार सूट हमारे। तो ये तो इनकी बेशर्मी है कि जो पाकिस्तान, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मतलब इनको पाकिस्तान की हर चीज बड़ी पवित्र और अच्छी लगती है। तो पाकिस्तानी संगीत, पाकिस्तानी व्यंजन और पाकिस्तानी ये तौर तरीके, तो अब इनके बारे में देखिए दिमागी दिवालियापन है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुष्टीकरण और पाकिस्तान प्रेम, इनको जब मौका मिलेगा दिखाएंगे। और बेशर्मी तो यहां तक थी जब कहते थे पहले मोदी को हटा लें। आपको याद होगा हमारे दो राजनेता गए थे, नाम लेना उचित नहीं है, तो पहले हम मोदी को हटा दें फिर हम बाकी बातें करेंगे। और जो सरदार जी गए थे वहां पे, वो कहते हम तो पाकिस्तानियों से ज्यादा नजदीक है बनस्बत हिंदुस्तानियों। ये इनकी बेहियाई, ये इनका जो है दिमागी कमीनपना, दिवाली इनका कमीनपना, कि पाकिस्तान का प्रेम तुम्हारा इतना, क्योंकि तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि के लिए इतना मजबूर तुम्हें कर रहा है। जी सर, ताज्जुब इस बात का होता है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इनका जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से सदमे में चला गया है। किसी ने भी देश के खिलाफ हो रही इतनी बड़ी साजिश के तहत नॉर्थ ईस्ट म्यांमार से ये लोग जो पकड़े गए हैं, इनके बारे में एक शब्द नहीं लिखा है सोशल मीडिया पर। इसकी वजह क्या हो सकती है सर? बराबर के हिस्सेदार हैं। मोदी कब जाएंगे, प्रधानमंत्री कब मणिपुर जाएंगे, ये बताया जाए, क्योंकि आप चाहते थे मौत के मुंह में, और जहां पर मौत निश्चित आपने ताना बाना बुन रखा था, एम्बुश लगा रखा था, मोदी जी तो वहां गए नहीं। और ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वो प्लान कभी बना नहीं। आपने कोई कोर कसर छोड़ी ही नहीं कि मनोवैज्ञानिक दबाव डाल के प्रधानमंत्री को वहां भेज दें। तब तो आप गले चीख चीख करके बिल्कुल चिल्ला रहे थे। आखिर ये बताएं प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? आज सबके मुंह में दही जम गया। रीजन साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तार आपसे जुड़ रहे हैं, इसीलिए आपके मुंह में दही जमा है। आपकी नैतिक साहस नहीं कि आप एक शब्द कह सकें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनके टुकड़े आप तक पहुंच चुके हैं और उनकी जूठन आप तक पहुंच चुकी है। सर, और दूसरी तरफ अब जो ये खबरें भी आ रही हैं कि ये तो 14 यूक्रेनियन थे और एक ये सीआईए का एजेंट था, इसके अलावा भी 300-400 यूक्रेनियन भारत में पहुंचे हुए हैं। ये खबरें भी हैं, तो उनको भी तो तलाशना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल मिल जाएंगे, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैं समझता हूं कि इनसे पूछताछ में आप देखिएगा
ये कोई बड़ा काम नहीं है। बस अभी वो बाहर न जाने पाए इतना देख लें, विशेषकर नेपाल और बांग्लादेश सीमा और म्यांमार सीमा, क्योंकि तीनों ऐसी खुले पोरस बॉर्डर्स हैं। यहाँ पे थोड़ी वॉच की जाए, और ये बड़े शातिर दिमाग के हैं, इन्हीं बॉर्डर्स का ये इस्तेमाल करते हैं भागने का और आने का। तो यहाँ पर सावधानी बरती जाए, ये निश्चित पकड़े जाएंगे। सर एक तबका तो ये भी है जो ये फरमाता है कि अरे रूस की एजेंसियां थी, उन्होंने जानकारी दी कि इतनी बड़ी साजिश भारत में हो रही है। भारत की एजेंसियां क्या कर रही थी, उनको क्यों नहीं पता चला ये सारी साजिश? अब जाके एनआईए ने इनको गिरफ्तार किया, जबकि काफी दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। बिल्कुल, इनके ऊपर सर्वेलेंस अब तो अखबार में जो कि देना नहीं चाहिए था, 3 महीने से सर्वेलेंस में थे। रूस की बात तो अभी आई है हाल में, और सिस्टर एजेंसी से कोऑपरेशन लेना ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग एक स्ट्रक्चर्ड एक तरीका है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से आपने क्यों नहीं वार्ता की, पाकिस्तान से क्यों नहीं सूचना मिली? तो आप तो ले ही रहे, पाकिस्तान के टुकड़े तो आपके पास आ ही रहे हैं, आप सूचना लीजिए और कोई मुफीद जानकारी तो हमें भी दीजिए। तो अभी तक तो यही तक प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे ये बताया जाए। अभी तक तो आपने बेशर्मी के पुराने अपने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, पुराने रिकॉर्ड सब तोड़ दिए, तो बेशर्मी के नया रिकॉर्ड है अब आपका। लेकिन ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है सर। सीआईए डीप स्टेट तो लगातार भारत में रिजीम चेंज की कोशिश में लगा ही हुआ है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, डीप स्टेट लगा ही हुआ है, अड्डा वहां बना ही लिया। और मणिपुर में जितनी दुर्व्यवस्था फैली, आप याद करें जिस तरीके से ड्रोन्स के जरिए स्वचालित हथियारों से पुलिस पैरामिलिट्री कैंप्स को नेस्तनाबूद करके उनके हथियार लूटे गए, आप समझ सकते कितना मिलिटराइज कर दिया था उन्होंने उस आंदोलन को और उस उग्र विद्रोह को। ये सब क्यों की? इन्होंने ही ट्रेन किया, इन्होंने ही इक्विप किया, इन्होंने ही स्वचालित हथियार दिए। और इनकी बेशर्मी थी कि उस आग और चक्रव्यूह में ये मोदी जी को झोंकना चाहते थे। वो तो इनका षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ, तो ये बहुत अपनी जो है खून का घूंट पी करके रह गए होंगे कि एक हम राजनीति में जीत नहीं पाए, निर्वाचन में जीत नहीं पाए, और षड्यंत्र में भी हम जो दुर्योधन ने और जो कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था, वो लाक्षागृह का प्लान भी फेल हो गया। ये बिल्कुल वही महाभारत की कहानी के लाक्षागृह वाला जो इनका षड्यंत्र था, वो भी बिल्कुल एक तरीके से फेल हो गया। सर आपको लगता है कि ये जो मैथ्यू है, जिसको कि बहुत बड़ा एसेट बताया जा रहा है सीआईए का, इसको वापस ले जाने के लिए अमेरिका घुटनों पे आएगा भारत के सामने? नहीं, बहुत समझौता करेगा, क्योंकि इसके पहले इसने अफगानिस्तान से इसको निकलवाया, हवाई जहाज भेजे थे। इसको आप ये देखें, आप इराक से निकलवाया था। तो इस तो एसेट तो बहुत बड़ा है, और चूंकि एसेट बहुत बड़ा है इसलिए नाको चने तो चबाएगा ही। और कितना ये भारत इससे लाभ उठा सकता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये एक तरीके से बहुत मोटी मुर्गी जो है कब्जे में आ गई है भारत के। बिल्कुल सर, मोटी मुर्गी कब्जे में आ गई है, और इसके साथ साथ बाकी लोग भी हैं, और जो बाकी 300 के आसपास जो यूक्रेनियन बताया जा रहा है कि भारत में है, फिलहाल तो उन पर भी शिकंजा एनआईए कस रहा होगा, जांच एजेंसियां उनको भी तलाश रही होंगी। लेकिन सर आपने समय निकालकर इस विषय पर पल पल जो खबरें आ रही हैं उस पर जो अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर हम लोग वार्ता करेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण विषय पे। जय हिंद। जी, जय हिंद।